नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं 2022 विधानसभा चुनाव के सभी चरण के जो मतदान है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। बस एक आखिरी चरण का चुनाव बचा हुआ है जो 7 मार्च को होने जा रहा है। जी हाँ, आपको ये भी बताती चलूं कि सभी जगहों पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और 10 मार्च जो सभी की किस्मत के ताले एक जगह बंद हैं और किस्मत का ताला खुलने वाला है। 10 मार्च को पता चलेगा कि किसकी किस्मत चमकने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली है और उस दिन का सबको इंतजार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहां पर ईवीएम मशीन रखी गई है वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। जहां पर ईवीएम मशीन है, शटर के नीचे भी सीमेंट लगा दिया गया है, अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और बाहर एलईडी स्क्रीन लगा दी गई है ताकि अंदर की सारी गतिविधियों को बाहर एलईडी स्क्रीन पर देखा जा सके। पिछली बार जो है एक ही जगह पर 7 विधानसभाओं की मतगणना की गिनती हुआ करती थी, लेकिन इस बार किसी कारण से वहां पर नहीं होगी, तो 2 जगहों पर मतगणना की गिनती की जाएगी। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि एक जगह पर 4 विधानसभा की गिनती की जाएगी, लोहिया नगर सब्जी मंडी में, कैंट विधानसभा, शहर विधानसभा, दक्षिण विधानसभा और किठौर विधानसभा। साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्कूल है उसके अंदर 3 विधानसभा की जो मतदान है उनकी काउंटिंग की जाएगी। सरधना विधानसभा और जो है हस्तिनापुर विधानसभा और साथ साथ सिवाल खास विधानसभा। सबसे बड़ी बात है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था का वहां पर ध्यान रखा गया है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं मैं आपको बताती चलूं 10 मार्च की तैयारियों को लेकर भी हमारा प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और आज जिलाधिकारी ने 2022 चुनावों के सभी प्रत्याशियों को बुलाकर के विकास भवन में एक बैठक की। बैठक में सभी से वार्ता की गई कि किस तरीके से 10 तारीख को प्रत्याशी अंदर जाएंगे, कितने लोग उनके साथ अंदर जा सकते हैं, कौन से प्रत्याशी कहां पर जाएंगे, किस तरीके से अंदर सुरक्षा व्यवस्था का उनको नियमों का पालन करना है। इन सभी चीजों को लेकर के आज सभी प्रत्याशियों के साथ वार्ता की गई। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। 2022 विधानसभा चुनाव के सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को जिलाधिकारी ने विकास भवन में बुलाकर की बैठक। 10 मार्च को होने वाली मतों की काउंटिंग को लेकर की वार्ता। थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के क्यू पॉकेट में 9 फीट की दीवार कूदकर घर में घुसा तेंदुआ। क्षेत्र में खौफ का माहौल। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम व पुलिसकर्मी। काफी घंटों की मशक्कत के बाद जाल में फंसा तेंदुआ, सभी ने ली राहत की सांस। जहां पल्लवपुरम में फैला तेंदुए का आतंक, वहीं रोहट्टा क्षेत्र के कल्याणपुर में घर में घुसा बारहसिंगा हिरन। ग्रामीणों ने घर का मुख्य गेट किया बंद। वन विभाग के अधिकारियों को दी सूचना। मौके पर पहुंची रोहट्टा पुलिस। सियाबक्स बोर्ड के चेयरमैन को इंसाफ दिलाने के लिए हरिद्वार से चलकर राजघाट दिल्ली तक जाने वाली संतों की पदयात्रा पहुंची सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में। महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद महाराज के सानिध्य में पदयात्रियों का किया गया स्वागत। गुरुमा नीलमानंद ने भी दिया समर्थन। पब्लिक की डिमांड पर निखार ब्यूटी पार्लर की तीसरी ब्रांच का वेस्टर्न रोड पर हुआ उद्घाटन। लेडीज एवं जेंट्स को दी जाएंगी उचित सुविधाएं। मिनिमम रेंज में किए जाएंगे संतुष्टिपूर्ण कार्य। पार्किंग की भी सुविधा है मौजूद। विजय ओबराय ने दी जानकारी। एसडी सदर इंटर कॉलेज में चल रही 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का हुआ समापन। सभी टीमों ने दिखाया अपना रोमांचक प्रदर्शन। विजेता व उपविजेता टीमों को कॉलेज के प्रबंधक द्वारा मेडल व ट्रॉफी देकर किया गया सम्मानित। कॉलेज के प्रधानाचार्य व हॉकी के कोच द्वारा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए खिलाड़ियों का किया गया उत्साहवर्धन। कहा, निरंतर अभ्यास से सफलता की जाती है प्राप्त। चौधरी चरण सिंह पार्क में कुर्सियों की कमी के कारण स्कूल कॉलेजों के बच्चे बैठते हैं इधर उधर। नगर निगम द्वारा की गई विशेष पहल। बस के खराब टायरों का उपयोग कर चौधरी चरण सिंह पार्क में बनाई गई कुर्सियां मेज। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 10 मार्च सभी की किस्मत का फैसला होने वाला है। किसकी सरकार बनने वाली है, कौन सी प्रत्याशी जीतने वाला है और विधायक के रूप में देखने वाले हैं उसको। उसकी तैयारियां
पूरी हो चुकी हैं। बस थोड़े से इंतजार के बाद रिजल्ट आने वाला है। आज उसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी और सभी को समझाने के लिए जिलाधिकारी ने विकास भवन में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी प्रत्याशी पहुंचे और वार्ता में शामिल हुए कि किस तरीके से किसको कहां पहुंचना है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सभी चरणों के जो मतदान है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए, बस एक चरण का चुनाव अभी बचा हुआ है, तो वही सभी आस लगाए हुए हैं कि मतदान की जो गणना है वो भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होगी और आपसी रंजिशें एक दूसरे से नहीं रखी जाएंगी, क्योंकि ये तो किस्मत की बात है कि जनता किसको पसंद करती है और उसके बाद हम सबको मिलकर साथ रहना है। तो मैं भी यही अपील करना चाहूंगी मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से कि हम सबको बाद में साथ रहना है। विधायक कौन बनता है, सरकार किसकी बनती है, इस बात को लेकर के रंजिशें दिल में ना पैदा करें। अब मैं आपको ले चलती हूँ दिन निकलते ही जो खबर सबके मोबाइलों में पहुंच चुकी थी। जी हाँ, और बहुत ही दहशत भरी वो खबर थी। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था, सभी डरे हुए थे। एक तेंदुआ न जाने कहां से जंगलों से निकलकर घरों की ओर रुख कर लेता है। बिल्कुल आपने सही सुना, तेंदुआ जो बहुत ही खतरनाक जानवर है, आप जान सकते हैं चीता, जो जंगलों में भी बहुत मुश्किल से पाया जाता है, लेकिन आज वो पल्लवपुरम क्यू पॉकेट में 9 फीट की दीवार को कूदकर घर में घुस गया। जब घर की मालकिन ने आवाज सुनी, घर के बाहर जाकर अपने बेटे से देखने के लिए कहा, तो तेंदुआ उनके घर में मेज के पीछे छुपा हुआ था। दहशत के कारण अंदर बंद होने के बाद उन्होंने अपने पड़ोसियों को फोन किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, डॉक्टर्स मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद तेंदुओं को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप वो वाला माहौल देखिए कि सुबह के समय 8 से 8:30 जो बजे थे, उस समय का माहौल क्या था। सबसे बड़ी बात, जिस घर में तेंदुआ घुसा था उसकी मकान मालकिन के व्यूज आप जानिए, उस घर के बेटे के व्यूज आप जानिए कि उनके घर में तेंदुआ घुसने के बाद उनके दिलों में कितनी दहशत थी और जिस तरीके से तेंदुए को पकड़ा जा रहा था, क्या व्यूज थे सामने। तो आप वन विभाग के अधिकारी के व्यूज में आपको सुनाती हूँ, सबसे पहले आप वो सुनिए। दीदी यहाँ पर ये जब मैं यहाँ से बाहर निकला, मुझे मम्मी ने बोला कि बाहर देख के आ, कुछ है, कुछ जानवर है, क्या है। फिर मैं गेट पे आया, बाहर देखा तो पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वाले कह रहे अंदर रहो, बाहर मत निकलो। तो मुझे पता भी नहीं है क्या चीज़। जब मैं यहाँ से गेट पे से अंदर वापस आ रहा, मैंने कहा चल यहाँ पे मेज वगैरह रखी है, मेज पीछे कर देता हूँ। जैसे ही मैंने मेज की तरफ गया तो पीछे बैठा वो देख रहा था। तो इतनी देर में फिर मैं अंदर आ गया। फिर तब मैंने बाहर पुलिस वालों को खड़े थे, पड़ोसियों को इन्फॉर्म किया कि भाई तेंदुआ यहीं बैठा है। फिर उन्होंने जाल वाल भी लगाया, 1.5 घंटे तक तो यहाँ रहा, 1.5-2 घंटे जाल में से यहाँ से दीवार कूद के वो जाल में फंसा। कम से कम 10 से 15 मिनट जाल में फंसा रहा, पर पकड़ में नहीं आया वो उनके, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई इंजेक्शन दिया उसे, ना कुछ। जैसे आस पास में कोई जंगल भी नहीं है, रिहायशी एरिया है, क्या मानते किस तरीके से तेंदुआ कहाँ से? ये पहले तो पीछे सब जंगल ही हुआ करता था, खेती थे। तो आज की डेट में तो प्लॉट सब बन गए हैं, सोसाइटियाँ बन गई, अब जानवर का शहरों में जाएगा। घर पे तेंदुआ घुसा था, क्या पूरा उस टाइम माहौल था, क्या था? पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई तेंदुआ है। किचन में मैं खाना बना रही थी, किचन की खिड़की में से मैंने देखा कि हमारे गेट पे कोई बड़ी सी चीज कूदी है। मैं ये नहीं समझ पाई कि है क्या, पूंछ दिखाई दी। उसके बाद हमारे घर के बाहर ये शेड पड़ा हुआ, उस पर आवाज आई। मैं किचन का अपना गैस बंद करके मैंने कहा देखती हूँ बाहर क्या चीज थी ये। बाहर निकली तो मेरे को बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी साइड से। उन्होंने कहा अंदर जाओ अंदर जाओ। मैं अंदर आ गई, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि है क्या। फिर मैंने अपने बेटे को उठाया, उनसे कहा, मैंने कहा बेटा देखना बाहर कोई बड़ी सी चीज आई है, कोई ये नहीं पता है क्या। बेटा बाहर निकला, उसने जैसे ही गेट खोलने को हुआ उसकी नजर पड़ गई हमारे गेट के अंदर ही साइड से वो छुपा हुआ बैठा था तेंदुआ। ये भी डर का सहमे हुआ, ये अंदर आया, इसने गेट बंद करा। आगे जो अड़ोस पड़ोस है, फिर इसने फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे तेंदुआ है और हमारे घर के अंदर ही बैठा हुआ है ये। उस समय घर के अंदर कौन कौन मौजूद थे? घर के अंदर मेरी 2 बहुएं थी, मेरा बेटा था, पोतियां थी मेरी और मैं भी थी। मैं भी, ये लोग तैयार हो रहे थे, ये भी स्कूल जाने के लिए, बच्चे भी। वो तो शुक्र है कि अगर 2-4 मिनट बाद ही वो होता तो शायद पता नहीं क्या होता। उस समय का मंजर क्या रहा, थोड़ा सा अगर बता पाए आप? उस समय सब घबराए हुए थे, सब दहशत में थे कि करें तो करें क्या। और हकीकत में फोन करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसको क्या करो। आपने पुलिस को फोन किया हो? पुलिस को फोन किया, हमारे पड़ोस वालों ने, सब बाहर से करा लोगों ने। कितनी देर बाद पुलिस आई थी? पुलिस बाहर निकले तब पुलिस वाले बाहर ही थे और हमें दिख भी रहे थे, हम किचन से देख रहे थे। उन्होंने फोन करके भी कहा घबराओ नहीं, हम लोग आ गए हैं, किसी चीज के दरवाजा मत खोलना, आप अंदर बंद होकर। क्या स्थिति है मैडम? हैं जी, अब क्या स्थिति है? अब डरे हुए तो अब भी हैं, क्योंकि अभी वो पकड़ में तो आया नहीं है। लगभग कितना समय यहाँ तेंदुए ने 1.5-2 घंटे बिताए हैं यहाँ पूरे 1.5-2 घंटे बताए। उधम नहीं काटा उसने, शांत बैठा हुआ। क्या समय था, क्या टाइम होता था? 8-10, 8-8 के बीच का टाइम है।
सर क्या मामला है, तेंदुआ कहाँ आया, क्या उसकी लोकेशन आउट हुई है अभी तक? लेपर्ड की सूचना प्रातःकाल सुबह 8:30 से 9 के बीच में वन विभाग को प्राप्त हुई, जिसके बाद में टीम यहाँ पर पहुँची और एक घर में तेंदुआ छुपा हुआ था। पूरी प्लानिंग के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में जाल भी लगाया गया। हम लोग उसको ट्रैंकुलाइज करने ही वाले थे, जैसे कि उसमें बीच में इतना शोर हम लोगों का हो गया। तेंदुआ घबरा के दोबारा से बाहर निकल आया है। दोबारा से उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से जाल लग गए हैं। पूरी प्लानिंग हम लोग दोबारा से फ्रेश तरीके से कर रहे हैं। 2-3 टीमें और हम लोगों ने बाहर से भी बुलाई हैं ताकि हम लोगों को अभाव रिसोर्सेज का ना रहे। और आप तो देख पा रहे हैं कि हम लोग पूरे उससे लगे हुए हैं कि हम लोग इसको रेस्क्यू कर पाएँ, सेफली रेस्क्यू कर पाएँ। पब्लिक से भी अपील है कि पब्लिक शोर ना मचाए, जितना शोर करेंगे उतना ही वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा एग्रेशन आता है, स्ट्रेस में होता है। जितना एनिमल स्ट्रेस में होगा उसको पकड़ने में उतना ही हम लोगों को परेशानी होती है। हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस है हम लोगों को कि हम लोग इसको आराम से ट्रैंकुलाइज करके या जैसे भी हम लोग को मौका लगेगा इसको हम लोग रेस्क्यू करके सेफली रिलीज़ कर पाएंगे। और आप लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए कि भीड़ का नियंत्रण कर पाएँ। थैंक यू सर अभी ये पता चला कहाँ से आया, किस माध्यम से आया, किस ओर से आया, कुछ ऐसा पता चला? अभी ऐसा कोई सूचना हम लोगों को नहीं है कि किस तरफ से आया है, क्योंकि ये सीज़न गन्ने के कटने का होता है। शुगर केन फील्ड्स में जनरली तेंदुए आ जाते हैं इस सीज़न में, और ये कटान का जब समय होता है तो वो हैबिटेशन वाले एरियाज़ में भी कभी कभार आ जाते हैं। ऐसा प्राय हम लोगों ने उत्तर भारत में देखा है। तो ये एक नॉर्मल इंसिडेंस है, लेकिन हम लोगों को जान माल की सुरक्षा और तेंदुए की सुरक्षा दोनों को देखते हुए हम लोग ऑपरेशन किसी की जान का कोई जख्मी तो नहीं हुआ इसमें? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पर पूरे सुबह से ही मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है, वन विभाग, पुलिस की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम। जाल में तेंदुआ फंसा था तब क्यों नहीं पकड़ रही है? बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रैंकुलाइजिंग करते टाइम हम लोगों को प्लानिंग करनी होती है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं। हम लोग जैसे भी प्लानिंग के साथ में वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू किया जाता है, एक SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग अपना रहे हैं। उसी के हिसाब से हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस प्रोग्राम। सर एक ही लेपर्ड ट्रैक हुआ है या और भी होने की संभावना? एक ही लेपर्ड है जो यहाँ पर देखा गया है, उसी की लोकेशन हम लोगों ने ट्रैक की है और हम लोग ये ऑपरेशन अभी जारी है। थैंक यू सर। थैंक यू, बस थैंक यू सर। देखिए अभी आपने देखा कि सुबह का माहौल क्या था। लगभग 9 घंटे की काफी मशक्कत के बाद, वन विभाग की काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। जी हाँ, जाल में उसको पकड़ा गया, उसको एक इंजेक्शन लगाया गया नशे का। पहले भी इंजेक्शन लगाया गया लेकिन उसका असर उस पर नहीं हुआ। जाल में आने के बाद भी वो भाग गया। 9 घंटे तक वन विभाग के कर्मचारियों ने, पुलिस कर्मियों ने, सभी ने काफी मशक्कत की, लेकिन आखिर में तेंदुए को पकड़ लिया गया और जंगल में छोड़ने की पूरी तैयारी की गई। आखिर ये तेंदुआ आया कहां से? सवाल ये उठता है कि तेंदुआ आया कहां से। लेकिन जब हमने बात की वन विभाग के अधिकारी से तो उनका यही कहना था कि पहले आसपास में जंगल ही थे, और जिस तरीके से गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है, फसल कटाई का सीजन चल रहा है, तो ऐसे मौसम में जंगल की ओर रुख करने के लिए कई बार ऐसा देखा गया है कि बस्तियों में तेंदुआ पहुंच जाता है। तो आप देखिए, दहशत का माहौल शाम तक बना हुआ था, लेकिन किसी की जान और माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी ने समय रहते तेंदुए को पकड़ लिया। वहीं जहां पल्लपुरम क्यू पॉकेट में तेंदुए का आतंक फैला हुआ था, सभी में खौफ भरा हुआ था, वहीं पर आपको बताती चलूं, थाना रोहट्टा क्षेत्र के कल्याणपुर में एक बारासिंगा भी घर में घुस गया। क्षेत्रवासियों ने घर का जो मेन गेट था वो बाहर से बंद किया। वन विभाग को सूचना दी गई और रोहट्टा पुलिस भी मौके पर पहुंची। घर में कैद किए गए जो बारासिंगा था उसको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भाग गया। मैं आपको बताती चलूं, क्षेत्रवासियों का कहना है कुत्ते उस बारासिंगा का पीछा कर रहे थे। भागते हुए अचानक से बारासिंगा किसी घर में घुसा और जब क्षेत्रवासियों ने देखा तो आगे से गेट बंद कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो तेंदुए का आतंक फैल रहा है और दूसरी ओर ये बारासिंगा। क्या सारे जानवर एक ही दिन, एक ही समय सलाह मिलाकर निकले थे? अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि सियाबक बोर्ड के चेयरमैन को उत्तराखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
अभी वो कुछ समय पहले ही हिंदू बने थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको लेकर के जो साधु हैं उन सभी में आंदोलन है, काफी आक्रोश है। हरिद्वार से सभी साधुओं की टोली पदयात्रा निकालते हुए दिल्ली राजघाट तक पहुंचने के लिए निकल चुकी है और सभी का यही है कि आंदोलन के माध्यम से सभी चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आज पदयात्रा सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में पहुंची। बाबा मनोहरनाथ मंदिर में महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद के तत्वाधान में उनका स्वागत किया गया। साथ साथ उनको गुरुमा नीलमानंद ने आशीर्वाद भी दिया और समर्थन भी दिया। जब हमारी टीम ने बात की साधुओं से तो उनका यही कहना था कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, चेयरमैन को जो है छोड़ा नहीं जाएगा पुलिस द्वारा, तब तक वो इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और इसी आंदोलन के चलते वो राजघाट पर पहुंचकर आक्रोश जताना चाहते हैं। उसके बाद आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन क्या कदम उठाता है। यात्रा की हरिद्वार के सर्वानंद घाट से और गांधी की समाधि तक हम जा रहे हैं। हमारे भाई हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, वो सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं। उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में ठूसा हुआ है। हम उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए राजघाट गांधी की समाधि तक पदयात्रा लेके जा रहे हैं। को स्टार्ट हुई थी और हम 7 या 8 तारीख में दिल्ली पहुंच जाएंगे। महाराज, इस पदयात्रा के माध्यम से किस तरह का संदेश पहुंचाएंगे सरकार तक? केवल हम हमारे हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई तक हमारा ये जो है जारी रहेगा। हर हर महादेव, हर महादेव। देखते हो अभी भी लगा तुम PSC में ही बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। किस तरह से पदयात्रा निकली, क्या उद्देश्य के साथ? देखिए, हमारे भाई हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, वो सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। अभी 6 दिसंबर को, पिछले साल 6 दिसंबर 2021 में वो हिंदू बने हैं। उनको बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से उत्तराखंड में जेल में बंद कर रखा है। हम इसका विरोध दिखाने के लिए हम महात्मा गांधी की समाधि तक पदयात्रा के रूप में जा रहे हैं सारे साधु, और हमारा कहना यह है कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा किया जाना चाहिए। जब तक उनकी रिहाई नहीं होती तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। इस पदयात्रा के बाद आगे का स्टेप क्या है? देखिए, पहले हम उनके पदयात्रा के बाद आमरण अनशन है गांधी की समाधि पर। गांधी की समाधि पर सारे साधु आमरण अनशन करेंगे। यहाँ हमें चेतना जी का फोन आया कि माता जी, महाराज जी जो है नरसिंहानंद जी वहाँ से हरिद्वार से आ रहे हैं पदयात्रा करके, और इनका जितेंद्र जी का रिहाई के लिए उनका उद्देश्य है कि वो उनको रिहा किया जाए। जिस अन्यायपूर्वक उन्हें जेल में डाला गया है उसकी रिहाई किया जाए, इसीलिए उद्देश्य को आ रहे हैं यहाँ पे मेरठ में। तो उनका हमने यहाँ पे स्वागत करा, समर्थन दिया उनका, हम उनके साथ हैं। महिला हो या पुरुष, सबको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब ब्यूटी पार्लर जो बन गए हैं उसमें जाकर भी तैयार होना या अपनी त्वचा को चमकाते हुए रखना सभी को अच्छा लगता है और सब जाते भी हैं। मैं आपको बताती चलूं, निखार ब्यूटी पार्लर, निखार सैलून, सभी नाम से काफी वाकिफ होंगे। इनकी 2 ब्रांच पहले से ही चल रही हैं, लेकिन अब तीसरी ब्रांच सभी अपने कस्टमर के कहने पर, अपने जो चाहने वाले हैं उनके कहने पर वेस्टर्न रोड पर भी खोल ली गई है, जो जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए होगी। सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक की डिमांड थी कि जहां पहले से 2 जो इनके निखार नाम से सैलून चल रहे हैं वहां पर पार्किंग की परेशानी होती थी, जिसके कारण से बहुत से लोग आने से कतराते भी थे। पब्लिक की डिमांड को लेकर के निखार सैलून का तीसरा उद्घाटन हुआ, तीसरी ब्रांच खोल ली गई है, जिसका आज उद्घाटन किया गया। काफी धूमधाम से हवन पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया गया और विजय ओबराय ने पूरी जानकारी दी। यहाँ पर जेंट्स और महिलाओं की संतुष्टिपूर्ण सभी कार्यों को किया जाएगा। साथ साथ मिनिमम रेट रखे गए हैं ताकि हर कोई वहां पहुंच सके और अपनी त्वचा को चमकाने में या दुल्हन का मेकअप कराने के लिए आगे आ सके। आज हमारा निखार ब्यूटी पार्लर की तीसरी फर्म का उद्घाटन हुआ है। ये जनता की डिमांड पे पार्लर खोला गया है, क्योंकि हमारे क्लाइंट इतने ज्यादा चाहने वाले हैं। बस थोड़ी इनकी एक कंप्लेंट थी कि यहाँ हमारे यहाँ कोई पार्किंग नहीं है, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ जाती है, जहाँ पर महिला को थोड़ी दिक्कत होती है। उस चीज को देखते हुए हम लोगों ने वेस्टर्न रोड पर निकट बालाजी मंदिर जैन विवाह मंडप के बराबर में निखार ब्यूटी पार्लर के नाम से सैलून खोला है, जहाँ पर
यूनिसेक्स सैलून है जहां महिला और पुरुष दोनों आकर वर्क करा सकते हैं, और एक सही जगह पर पार्किंग की सुविधा है, और हर तरीके से यहाँ पर पूरा बेनिफिट दिया जाएगा, रेट्स में भी, सर्विस में भी और सुविधा में भी। हमने ये सोच के खोला है पार्लर कि वहाँ पर जहाँ हमारा पार्लर था पहले, वहाँ पार्किंग की बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से हमने इधर पार्लर खोला है ताकि प्रॉब्लम ना हो क्लाइंट्स को, हमारे उनकी सुविधा। क्या मिलेगी यहाँ पर? नई चीज़ आपको रेट्स में आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, और फेशियल में चेंजेस मिलेंगे। काफ़ी सारी नई वैरायटी हमारे पास आई है जिसमें हमारी ट्रीटमेंट फेशियल भी दिए जाएंगे आपको, एंड वैक्सिंग भी दी जाएगी। मेरे पार्लर तो बहुत है, आपके पार्लर में क्या खास बात रहेगी? थिंक ब्यूटी एंड थिंक अस। जैसा कि मैं आपको डेली दिखा रही हूं कि बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का जो कार्य कॉलेजों द्वारा, स्कूल द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट के लिए तो छात्र आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट के लिए तो खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, लेकिन हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है वो कहीं लुप्त सा होता जा रहा है। उसको भी उभारने के लिए एचडी सदर कॉलेज में 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। 7-a-side हॉकी प्रतियोगिता थी जो अंडर 14 और अंडर 16 थी, जिसको लेकर के काफी प्रयास किया गया, और एचडी सदर ही नहीं बाकी आसपास के बहुत से विद्यालयों के हॉकी प्लेयर्स वहां पहुंचे और सभी ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए बहुत जमकर खेल दिखाया। सबसे बड़ी बात, आज आखिरी दिन, समापन के दिन सभी का उत्साह नजर आ रहा था। स्कूल के प्रबंधक द्वारा जीतने वाले विजेता और उपविजेता टीम को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य और हॉकी के कोच द्वारा आज छात्रों को संबोधित किया गया कि हार जीत देखकर गेम को ना खेलें, हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, हमें सोचना है कि हमें जीतना है और इस लक्ष्य को पाना है। जब हम अपने मन में किसी विचार को सोचकर किसी गेम की ओर बढ़ेंगे, वो हॉकी हो, क्रिकेट हो या कोई भी हमारा गेम हो, जब हम अपने लक्ष्य को सोचकर आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जो टीम जीत नहीं सकी है, आगे नहीं पहुंच सकी है, वो निराश ना हो, आगे और प्रैक्टिस करे और अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करे, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके फिर से मैदान में उतरे। क्या कंपटीशन यहाँ पर चल रहा था, क्या प्रतियोगिता थी और किस तरह से इसको चालू किया था आपने और क्या कहना चाहते हैं? ये प्रतियोगिता अंडर 14 और अंडर 16 के बच्चों के मध्य कराई गई। हमारा और प्रबंध समिति का उद्देश्य है कि बच्चा जो है हॉकी खेले और वो जो आगे बढ़े, हमारा ये प्रयास है। और हमने इसको कोरोना काल में तो बंद हो गई थी, इसको फिर दोबारा हमने इसको चालू करा अभी। सर, जैसे हॉकी हमारा नेशनल गेम है और हॉकी कहीं पिछड़ता दिखाई दे रहा है, तो आपकी तरफ से, आपके कॉलेज की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं हॉकी को बढ़ावा देने के? जो ये हमारा राष्ट्रीय खेल भी है हॉकी, इसको बढ़ावा देने का ही प्रयास हम कर रहे हैं ताकि हमारे कॉलेज के स्तर से बच्चे निकलें और आगे तक जाएं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये खेलें। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? इसमें कौन जीता है? इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था, अंडर 14 में और अंडर 16 में। जो इसमें जीता है अंडर 16 में एचडी सदर की टीम जीती है
और अंडर 14 में विजन की टीम जीती है। बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते बच्चों के लिए ये संदेश है कि वो अपना पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान रखें और खेल में भी ध्यान रखें, ताकि उनका मस्तिष्क और शरीर जो है स्वस्थ रहे और आगे बढ़े, देश का नाम ऊंचा करें, विद्यालय का और देश का दोनों नाम ऊंचा करें। इंटर कॉलेज सुरेश चंद्र गोयल। प्रबंध समिति का ये प्रयास रहता है कि हमारे यहाँ से अच्छी प्रतियोगिता में बच्चे शिक्षा में अच्छी तरह भाग लें और खेल कूद में भी भाग लें। इसलिए मैदान प्रबंधक जितने पहले रहे उन्होंने मैदान को मेंटेन करके रखा और इतना लंबा चौड़ा ये मैदान बनाया जिससे बच्चों को खेल कूद की सुविधाएं मिल सके। और प्रबंध समिति के द्वारा जो भी प्रयास होता है कि भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें, वो हम सुविधा देते हैं। धन्यवाद। हैं? सर, आप हॉकी के मशहूर कोच हैं जी लेकिन हॉकी का गेम जो है देखा जाए तो पिछड़ता जा रहा है जी। तो इसको उत्थान के लिए क्या करना चाहिए सरकार को, किस तरह से उत्थान हो सकता है? पहले तो स्कूल कॉलेज को आना चाहिए सामने। जितने भी स्कूल कॉलेज है हॉकी के सभी बंद है। जहाँ पर मैदान है वहाँ पर भी खेलने के लिए कोई ऐसा वो नहीं है। सब क्रिकेट हो रहा है। चलो हम कहते हैं क्रिकेट भी हो, सभी खेल हो, लेकिन कोई भी मतलब जो है खेल के हॉकी के लिए आगे आना नहीं चाह रहा प्रिंसिपल। एक HD सदर ही मात्र है जो प्रबंध समिति से लेके यहाँ अनेक बच्चे पहले भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी शिखर पर निकले हैं और आगे भी निकालेंगे। और यहाँ कम से कम 50-60 बच्चे रोजाना आते हैं। तो प्रबंध समिति और हमारे कॉलेज का बड़ा सहयोग है, आगे भी मतलब जारी रहेगा। मेन समस्या ये है कि स्कूल कॉलेज में हॉकी का मतलब जो है जो संचालन नहीं हो रहा, ये बड़ी दुख की बात है। अच्छा, आपके यहाँ जो ये कॉम्पिटिशन हुआ था, प्रतियोगिता हुई थी, क्या प्रतियोगिता थी, कितने दिन की थी और कौन विजेता? ये 3 दिवसीय थी। बच्चों में छिपी प्रतिभा को बाहर लाने के उद्देश्य से हम समय समय पर इस तरह से प्रतियोगिता आयोजित करते रहते हैं। आज फाइनल में 16 वर्ग में तो ये HD रेड की टीम जीती है और ब्लू में मतलब जो है अंडर 14 वर्ग में विजन ब्लू की टीम जीती है। अच्छा, नई जनरेशन बच्चों के खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहते? नई जनरेशन ये है बच्चे पढ़ाई के साथ में खेलें भी और देश का नाम रोशन करना। जैसे राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आगे आए और मतलब बढ़ चढ़कर भाग ले इसमें भी। नगर निगम द्वारा एक विशेष पहल की गई। जी हाँ, आपको भी सुनकर हैरानी होगी। मैं आपको बताती चलूं, चौधरी चरण सिंह पार्क में आसपास के छात्र या और भी लोग बैठने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर बैठने की प्रॉपर जगह न होने के कारण सभी इधर उधर बैठते थे, जिसको देख करके नगर निगम द्वारा एक पहल की गई। और वो बहुत ही अच्छी पहल है कि बसों के बेकार जो टायर होते हैं उनको लेकर के पेंट करके और सीमेंट से सेट करके कुर्सियां बनाई गई, टेबल बनाई गई और वहां पर डाली गई, जिस पर आकर आने जाने वाले छात्र और वहां पर बैठ सकें और आराम से बैठ करके आनंद ले सकें। इधर उधर बैठते हुए छात्र जो सड़कों पर बैठ रहे थे, पार्क की बाउंड्री पर बैठ जाते थे, उनको भी काफी सुविधा महसूस हुई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेकार टायरों का यूज करके चेयर और टेबल बनाई गई। तो नगर निगम का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। देखिए, इसमें हम पहले ही जो हमारे डिपो में वेस्ट टायर हो जाते हैं उसका हमने इस तरह से चेयर और टेबल बनाया था। एक पहले ही उद्घाटन किया गया था, रखा गया था, और इस समय यहाँ पे 8 जो है इस तरह के चेयर और टेबल बना के रख दिए गए हैं, और जिससे ये लोग आए यहाँ पे अपना बैठें, एंजॉय करें। क्या लगता है आपको, जैसे पार्किंग आपने लगाई एक तरह से सही चीज़ है? बिल्कुल सही है, इसको लोग अप्रिसिएट भी कर रहे हैं। और अभी यहाँ देखेंगे आप तो अच्छी बैठने के लिए व्यवस्था लोगों के लिए नहीं है, इसको लगा दिया गया। यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि यहाँ कमिश्नर चौराहा है और कचहरी है पास में, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आते भी हैं। कभी कभी लोग यहाँ पे आंदोलन भी करते हैं, तो उनके बैठने के लिए जगह अच्छी मिल जाएगी, वहाँ यहाँ बैठेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। बस इसका उपयोग नहीं, दुरुपयोग करने वाले लोगों से क्या करना चाहिए? नहीं, मैं यही अपील करूँगा लोगों से कि इसका जितना हो सके सदुपयोग करें, और ये उनकी अच्छाई के लिए लगाया गया है, उनके जिससे कि यहाँ पे आएँ और आराम से बैठें, एंजॉय करें, जिसके लिए लगाया गया है। और वो उनका लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है कि वो कोऑपरेट करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।